उन्हें जमीन पर से उठाकर दोनों को एक एक लात मारी और फिर अपनी टोली की ओर मुड़कर बोला, चलो यहाँ से। आसपास के लोग दंग रह गए। बहुत बढ़िया सबक सिखाया, मैं तो इन्हें और पिता देखना चाहता था। इन लोगों के साथ होना यही चाहिए। सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र हैं तो क्या अपनी हद भूल जाओगे? दिन दहाड़े इस तरह का तमाशा। अगर यह खबर सप्तचक्र महाविद्यालय तक पहुंच गई तो इन्हें जरूर बाहर कर दिया जाएगा। आर्यन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह नहीं चाहता था कि इन चीज़ों में उलझे, लेकिन अगर कोई उसके लोगों को छुएगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्यन का उसूल था, पहली बार मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार अगर तुमने अपनी हद पार की तो तुम्हें ज़मीन पर रौंद दूंगा। अंशुमान ने आगे बढ़कर कहा, भाई तुमने सचमुच बहादुरी दिखाई, लेकिन ये लोग सप्तचक्र महाविद्यालय के छात्र हैं। अगर वो इस घटना को आगे बढ़ाएंगे तो परीक्षा के दौरान वे तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही प्रधानाचार्य और मास्टर्स को नाराज कर दिया है, अब इन छोटे लोगों की चिंता क्यों करूं? लेकिन चिंता मत करो, अगर मैं परीक्षा को पास नहीं कर सका तो यह उनके कारण नहीं होगा, ये मेरी कमजोरी होगी। दूसरी ओर निकम्मे लोग, सप्तचक्र महाविद्यालय की इज्जत तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही मिट्टी में मिल रही है, एक मास्टर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। गुरुजी, उस लड़के के साथ एक पॉइजन मास्टर थी, उसने हमें भ्रमित कर दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं ये मामला यही नहीं छोड़ने वाला, छात्र ने कटुता से कहा। मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा, उनकी चिंता मत करो, यदि वो थंडर पर्वत से जिंदा बाहर आ गए तो यह उनकी किस्मत होगी। अब आगे बढ़ो और मेरे आदेश सुनो। अब से जो भी इस पर्वत में प्रवेश करना चाहेगा उसे 2 धरती मणि चुकानी होंगी। छात्र चौंकते हुए बोला, 2? इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मास्टर ने शैतानी हंसी के साथ कहा, फिक्र मत करो, कीमत जितनी ज्यादा होगी लोग उतनी ही ज्यादा रुचि दिखाएंगे। ये व्यापारी नुस्खा है, सुना तो होगा ना, अक्सर कीमती चीजें ही आकर्षण का केंद्र बनती है। छात्र ने सिर हिलाया, समझ गया गुरुजी। दरअसल यह मास्टर कोई और नहीं बल्कि वादान का शिष्य प्रीच था, वही रहस्यमय मास्टर जो दक्षिणी तरंग महाद्वीप में गुप्त रूप से पार्थ को प्रशिक्षण दे रहा था। थंडर पर्वत श्रृंखला के भीतर गौरांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला में हमें वो चीज़ कहाँ मिलेगी? तिम्रा ने भी हताश स्वर में कहा, हाँ ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अंशुमान ने आर्यन की ओर देखते हुए पूछा, भाई आपके पास कोई योजना है क्या? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, थंडर पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट हैं, अगर हमें कोई खजाना ना भी मिले तो ये जगह अभ्यास के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा यहीं होने वाली है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। गौरांग हैरानी से बोला, अरे ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। हाँ, मैं बस चौथे स्तर का उद्यमवीर बनने ही वाला हूँ। वो खुशी से उछलकर बोला, मैं पहले शुरू करता हूँ मास्टर। गौरांग ने दौड़ते हुए एक क्षेत्र में प्रवेश किया जहां उसने एक काले बीस्ट को देखकर कहा, चलो प्यारे बीस्ट, मुझे आकर मारो। पल भर में गौरांग जमीन पर गिर पड़ा, पर उसने खड़े होकर हंसते हुए कहा, कमाल का था, मजा आ गया। प्यारे फिर से मारो, अंशुमान ने आंखें फेरते हुए कहा। घटिया आदमी, तिम्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा, ये तो और भी गंदा है, एक बीस्ट को छेड़ रहा है, और तुम्हें पता है वो नर बीस्ट है। आर्यन ये सुनकर मुस्कुराया। इसके बाद वो भी अपनी जगह से हिला। उसे अपनी कई तकनीकों को विकसित करना था, खासतौर पर ड्रैगन स्लेयर तकनीक को। अमृतद्वीप में आने के बाद से वो इसे कुछ खास विकसित नहीं कर पाया था। वो उस अद्वितीय दबदबे को पाना चाहता था जिसमें केवल एक ही वार से 10,000 कट निकलें। ऐसा दबदबा जिसमें बस एक ही वार से पूरा पहाड़ 10,000 भागों में बन जाए। ड्रैगन स्लेयर तकनीक 680 कट। थोड़ी दूर वेदिका के शरीर पर एक हल्की सी ऊर्जा की लहर उठी, आत्मा विमोहिनी। उसके हाथ से एक हल्का नीला धुआं उठने लगा। ये धुआं जैसे अपनी एक अलग ही चेतना रखता हो, तुरंत एक बीस्ट के नथुनों में तेजी से समा गया। इसके तुरंत बाद वह बीस्ट बेकाबू होकर पागलपन में चट्टानों से टकराने लगा, जिससे उसका सिर लहूलुहान हो गया। अंततः वो वहीं दम तोड़कर मर गया। तभी तिम्रा एक ऊंची चट्टान से नीचे कूदी और तुरंत एक बीस्ट की पीठ पर सवार हो गई। उसके घूंसे हथौड़े जैसे थे जो लगातार और तीव्रता से बरस रहे थे। हर घूंसा पिछले से अधिक भारी और हिंसक था। ये लड़ाकू लड़की पागल हो गई थी। वास्तव में उसकी ताकत और हिम्मत अद्वितीय थी। अंशुमान बिल्कुल शांत था। वो कभी कभी वार करता, परंतु वो अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर रहा था। इसका ये मतलब नहीं था कि वह उनसे कुछ छिपा रहा था, बल्कि उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अगले 3 दिन आर्यन और उसके साथियों ने पागलपन से अभ्यास किया। चौथे दिन आर्यन एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और उसने दूर फैले घने जंगलों की ओर देखा। समय समय पर पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता, मगर उसे किसी भी विशेष चीज का कोई निशान नहीं मिला। उसने खुद में बुदबुदाया, क्या सच में यहाँ कुछ भी नहीं है? ये प्रशिक्षण उनके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन मेरे लिए?
आर्यन अब भी आत्मवीर के 9वें लेवल पर था। उसके एक्सपी पॉइंट 100% तक पहुंच गए थे और उन्होंने जोड़ 300% का आंकड़ा भी पार कर लिया था, पर दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट के बिना वो उद्यमवीर स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। आर्यन जानता था कि महाविद्यालय की परीक्षा बेहद कठिन होने वाली थी। भले ही उसके पास शून्यवीर स्तर का रूहानी योद्धा, क्रिम्सन ड्रैगन का संरक्षण, एक विशाल राक्षस और पूर्वज रुद्रदेव का मार्गदर्शन था, लेकिन ये सारी उसकी खुद की शक्तियां नहीं थी। अगर वो इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा? सच कहें तो इनके बिना उसे तन्मय जैसा एक उद्यमवीर स्तर का योद्धा आसानी से कुचल सकता था। तो उसके लिए एक दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट ढूंढना बेहद महत्वपूर्ण था। गौरांग उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और पूछा, मास्टर, क्या तुम्हें कुछ मिला? आर्यन ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं, आज रात यहीं रुकते हैं, कल एक अलग दिशा में कोशिश करेंगे। ठीक है, गौरांग ने ज्यादा सवाल नहीं किए। गहरी रात के समय जब हर कोई सो गया तो बीस्ट सक्रिय हो गए और शिकार करने लगे। रात के अंधेरे में केवल उनकी दहाड़ें सुनाई देती या बीच बीच में लड़ाई की आवाजें आती कि तभी अचानक बिजली की एक तेज चमक ने आसमान को चीर दिया। आर्यन तुरंत जाग गया और चट्टान के किनारे की ओर तेजी से दौड़ा। इस बार बिजली की भारी गड़गड़ाहट ने उसे एक अलग ही एहसास दिया। यहाँ तक कि 18 स्तरीय नर्क में दानुज राक्षस ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी शक्ति में एक तीव्र हलचल हुई। इसके बाद एक और कड़कड़ाती बिजली गिरी जिसने पूरी थंडर पर्वत श्रृंखला को हिलाकर रख दिया। वहां के बेचैन बीस्ट जमीन पर झुक गए और डर के मारे कांपने लगे। ये बिजली कितनी प्रबल है? आर्यन का दिल धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो ये नहीं देख पा रहा था कि बिजली कहाँ गिर रही है। उसे स्पष्ट रूप से एक असीम रूप से तीव्र बिजली का एहसास हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं देख सकता था कि वो कहाँ गिर रही है। गौरांग ऊपर भागता हुआ आया और बोला, मास्टर, ये क्या हो रहा है? उसके पीछे अंशुमान बोला, ये बिजली कितनी खतरनाक है, बिल्कुल कल रात जैसी ही, लेकिन इस बार यह और भी अधिक तीव्र लग रही है। तिम्रा और वेदिका भी पास आकर चारों ओर देखने लगी। ये बिजली कहाँ गिर रही है? तिम्रा ने उत्सुकता से पूछा। फिर से लगातार कई बिजली की गड़गड़ाहट आसमान को चीरती हुई गूंजी, लेकिन इसके बावजूद कोई यह नहीं देख पा रहा था कि बिजली कहाँ गिर रही है। सभी को बस यह एहसास हो रहा था कि बिजली आसपास ही है। ये न केवल आर्यन और उसके साथियों की परेशानी थी, बल्कि थंडर पर्वत श्रृंखला में मौजूद हर योद्धा के लिए ये रहस्य बना हुआ था। हर कोई बिजली की गड़गड़ाहट सुन सकता था, लेकिन उसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बिजली शून्य में गिर रही हो। आखिर इसे देख क्यों नहीं पा रहे? क्या बिजली भी अदृश्य हो सकती है? अगर यह अदृश्य भी है तो कम से कम इसकी दिशा का पता लगना चाहिए। सभी के मन में यही सवाल थे, यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक थंडर रॉड से एक छोटी सी चमकीली रोशनी बाहर निकली। यह कोई और नहीं बल्कि हायरा थी। उसने आर्यन से कहा, मास्टर, मुझे पता है कि ये बिजली कहाँ है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। आर्यन का मन तुरंत सतर्क हो गया। कहाँ? उसने पूछा। हायरा एक थंडर स्पिरिट थी, उससे बेहतर शायद ही किसी को बिजली की समझ होगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी थंडर आई खोलने में मदद करूंगी, फिर आप इसे आसानी से देख सकेंगे। हायरा ने अपनी एक उंगली आर्यन के माथे के बीचों बीच रखी और उसके ऐसा करते ही आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। आर्यन ने थोड़ी दूर क्षितिज की ओर देखा। अब उसकी दृष्टि बिजली के माध्यम से देख पा रही थी, लेकिन तभी उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसका गला सूख गया, पर साथ ही वो उत्साहित भी था। थंडर राक्षस। उसकी आंखों के सामने एक खतरनाक राक्षस था जिसका पूरा शरीर बिजली में लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर बिजली के झटके सांप की तरह घूम रहे थे। वो भयंकर लाल आंखों के साथ एक मौत के देवता की तरह लग रहा था। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी मौजूदगी से बिजली बार बार चमक रही थी, यहाँ तक कि उसकी शक्ति से हवा में कंपन तक हो रहा था। आर्यन ने सोचा, ये तो दानुज राक्षस से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। लेकिन इस राक्षस की सबसे खास बात यह थी कि उसका पूरा शरीर बिजली की इतनी तेज रोशनी से चमक रहा था कि उसे देख पाना लगभग असंभव था। आर्यन ने उत्साहित होकर कहा, ये तो अद्भुत है, इसने तो मेरे उत्साह को दोगुना कर दिया। लगता है जल्द ही 18 स्तरीय नर्क में एक और राक्षस जाने वाला है। उसके पास पहली स्तरीय नर्क में दानुज राक्षस था जिसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि वो स्वर्गवीर को भी मार सकता था। क्या होगा अगर थंडर राक्षस भी उसके साथ जुड़ जाए? उस समय आर्यन के पास अनंत शक्ति होगी। आर्यन अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं कुछ और प्राचीन राक्षसों को पकड़ लूं तो सूर्य प्रताप और वादान तो क्या, मैं पूरे अमर महल को भी पलट सकता हूं। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं होगा। थंडर राक्षस की ताकत इतनी प्रचंड थी कि यदि वह करीब भी गया तो शायद वह बिजली के कुछ हमलों से तुरंत मारा जा सकता था। थंडर राक्षस पर बिजली का ऐसा नियंत्रण था जो आसमान और धरती को मिटा सकता था।
अगर ये सच में लाखों साल पुराना एक राक्षस था तो उसके इर्द गिर्द मौजूद बिजली की लपटें बेहद खतरनाक होंगी। पास जाने से पहले ही मौत का फरिश्ता तुम्हें ले जाएगा। तभी गौरांग ने कहा, मास्टर, मुझे अब भी नहीं दिख रहा कि ये बिजली कहाँ से आ रही है। अंशुमान ने पूछा, आर्यन भाई, क्या तुम्हें कुछ पता चला? आर्यन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ, पता चल गया। गौरांग तुरंत उत्साहित हो गया, तो फिर हम यहाँ खड़े क्यों हैं? चलो उसे खत्म करते हैं। तिम्रा ने भी जोश भरे चेहरे से कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। उसके चेहरे पर हिंसा का स्पष्ट आभास था। वेदिका ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, क्या वो बीस्ट बहुत शक्तिशाली है? शक्तिशाली? आर्यन हंस पड़ा और सोचा, शक्तिशाली शब्द उसके लिए छोटा है। वो केवल शक्तिशाली नहीं है, वो असीम रूप से खतरनाक है। साथ ही आर्यन ने उस थंडर राक्षस की ओर देखा जो तबाही मचाए हुए था। उसके शरीर से निकलती बिजली आसमान में लगातार चमक रही थी, जैसे कि सब कुछ तबाह कर देगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो बस एक जगह खड़ा था। आखिर क्यों? क्या वह भी दानुज राक्षस की तरह किसी शक्तिशाली सील से बंधा हुआ था? उसी समय जंगल में हलचल मच गई। योद्धाओं के कई दस्ते थंडर राक्षस की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन ने मन में सोचा, क्या वो भी इस थंडर राक्षस को देख सकते हैं? जो भी हो, आर्यन ने चिल्लाते हुए गौरांग और बाकी सबसे कहा, सुनो, तुम में से कोई भी मेरे इशारे के बिना कुछ भी नहीं करेगा, समझे? सभी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, समझ गए। आर्यन ने कहा, ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि एक राक्षस कैसा होता है। क्या राक्षस? क्या यहाँ सच में कोई राक्षस है? ओहे, मेरे तो सुनकर ही रोगंटे खड़े हो रहे हैं। आर्यन और उसकी टोली तुरंत पहाड़ी से नीचे थंडर राक्षस की दिशा में दौड़ पड़ी। दूसरी ओर साफ सुथरे सफेद लाल रंग के कपड़ों में लगभग 20 वर्षीय एक युवक हवा में स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा के कई हल्के घेरे निकल रहे थे। उसकी नजरें थंडर राक्षस की दिशा में थी। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, आखिरकार ये प्रकट हुआ। उसी समय एक बूढ़ा आदमी हवा में उड़ते हुआ उसके पास आया और बोला, युवराज, हमारे सभी लोग तैयार हैं। युवक ने कहा, ठीक है, उन्हें तुरंत फॉर्मेशन तैयार करने को कहो। एक बार फॉर्मेशन सक्रिय होते ही हम उसे आसानी से मार सकेंगे। उस राक्षस की सबसे बड़ी ताकत उसकी बिजली नहीं, उसकी गति है। वो बिजली की गति से तेज है। अगर वो भागना चाहे तो उसको रोकना असंभव है। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ। और हाँ, हमने 5 लोगों की एक टोली को राक्षस की दिशा में जाते देखा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या? युवक ने भौहें चढ़ाई और बुदबुदाया, क्या किसी ने सच में राक्षस को ढूंढ लिया है? नहीं, यह असंभव है। केवल हमारे स्वर्गसार कुल के पास स्वर्ग दृष्टि है। केवल हम ही ऐसी चीजें देख सकते हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। कोई और इसे कैसे देख सकता है? स्वर्गसार कुल ये सबसे प्राचीन कुलों में से एक था। ये आज से लाखों हजारों वर्षों पहले संपूर्ण तरंग महाद्वीप का शासक हुआ करता था। उस वक्त उनकी ताकत इतनी बेमिसाल थी कि वो स्वर्ग को भी पछाड़ सकते थे। हालांकि अचानक ड्रैगन्स ने संपूर्ण तरंग महाद्वीप में कोहराम मचा दिया और लगभग स्वर्गसार कुल का नामो निशान मिटा दिया था। फिर हजारों वर्षों बाद जब ड्रैगन्स गायब हो गए तो स्वर्गसार कुल एक बार फिर से ताकतवर बनकर उभरा और संपूर्ण तरंग महाद्वीप का शासक बन गया। लेकिन उसी समय अचानक सिंहवंश ड्रैगन स्लेयर के साथ कहीं से आया और उन्हें पराजित कर संपूर्ण तरंग महाद्वीप का शासक बन गया। इसके बाद स्वर्गसार कुल फिर से अंत की गहराई में चला गया। हजारों वर्षों तक अज्ञात रहने के दौरान स्वर्गसार कुल ने एक बार फिर से थोड़ी बहुत ताकत जुटा ली थी। लेकिन एक दिन आसमान में एक अजीब दुर्घटना घटी और सिंहवंश के सभी लोग अचानक गायब हो गए। छिपे रहने के कारण उस दुर्घटना में स्वर्गसार कुल ने ज्यादा कुछ नहीं खोया, पर तब तक बहुत से छोटे मोटे कबीले और कुल उभर चुके थे। उसके बाद स्वर्गसार कुल को फिर कभी उभरने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस दौरान वो अपनी सेना को और मजबूत कर रहे थे। उन्हें बस एक सही मौके की तलाश थी। कुछ महीने पहले जब स्वर्गीय नियम असंतुलित हुए, विशाल राक्षसों ने अपनी सील तोड़ दी और पश्चिमी दिशा में राक्षसी ज्वाला भड़क उठी। स्वर्गसार कुल को सही मौका मिल चुका था। मौका मिल चुका था फिर से उभरने के लिए। मौका मिल चुका था अपनी खोई हुई महिमा को वापस लौटाने का। और इसकी शुरुआत करने वाले थे वो डीमन स्लेयर से। स्वर्गसार कुल के इस युवक का नाम नावेद था। नावेद ने हल्की आवाज में कहा, फिलहाल इसे लेकर चिंता मत करो, बस जो कहा गया है वो करो। जहां तक उन लोगों का सवाल है, वो कोई खास नुकसान नहीं करेंगे। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, समझ गया। इसके बाद उसकी आकृति हिली और वह गायब हो गया। नावेद ने आसमान की ओर देखा और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, कभी स्वर्गसार कुल संपूर्ण तरंग महाद्वीप का शासक था। ड्रैगनों ने हमें अज्ञात में छिपने पर मजबूर किया। लाखों वर्षों बाद जब हम फिर से उभरे तो हमें सिंह वंश का सामना करना पड़ा, जो हमें फिर से कुचल गए। इस बार मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि स्वर्गसार कुल ही सबका शासक और रक्षक है। ड्रैगन्स, सिंह वंश, अगर तुमने दोबारा सामने आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा।
ये बोलते हुए उसकी मुट्ठियां भिंच गई और उसके शरीर से निकली एक शक्तिशाली शक्ति ने पल भर के लिए आसपास की हवा को भी कंपा दिया। उसी समय उसकी इस शक्ति के कारण अमर महल में भी हलचल मच गई। बुर्जुर्ग सर्गेश्वर ने अपनी आंखें खोलीं, उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ चुकी थी। उनकी सोच तीव्र हो गई और उनका ध्यान हर दिशा में फैल गया। सभी क्राउन एल्डर्स फौरन मुख्य हॉल में पहुंच गए। यह क्या हुआ? महल में इतनी हलचल क्यों है? अभी ये किस तरह की शक्ति थी? ये बहुत ही शक्तिशाली है। अमर महल को हिलाने वाला कौन हो सकता है? सभी बेहद चिंतित थे। वो सभी इस बात से डर रहे थे कि यह कहीं किसी राक्षस के कारण तो नहीं था। हालांकि बुर्जुर्ग सर्गेश्वर के चेहरे पर मुस्कान थी। वो खुश लग रहे थे और उन्होंने हल्के स्वर में कहा, यह स्वर्गसार कुल की शक्ति है। हाँ, लगता है स्वर्गसार कुल भी बाहर आ गया है। स्वर्गसार कुल? बुजुर्ग, क्या ये वही स्वर्गसार कुल है जो लाखों वर्षों पहले संपूर्ण तरंग महाद्वीप का शासक था? लाखों वर्षों पूर्व अम्रद्वीप, वर्तमान तरंग महाद्वीप के चारों हिस्से पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, साथ ही और भी कई अन्य छोटे मोटे द्वीप एक ही हुआ करते थे। उस वक्त सिर्फ एकमात्र तरंग महाद्वीप था और तब स्वर्गसार कुल संपूर्ण तरंग महाद्वीप का शासक था। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वर्गसार कुल का अस्तित्व कितना प्राचीन था। लेकिन कुछ दुर्घटनाओं के कारण यह अब तक छिपे हुए थे, मगर उनका अस्तित्व कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे थे फिर से उभरने के लिए। इस बार उनका उद्देश्य डीमन स्लेयर से शुरुआत करना और संपूर्ण दुनिया को झकझोर कर ये घोषणा करना था कि स्वर्गसार कुल वापस आ गया है। दूसरी ओर आर्यन और उसके साथियों की चाल थोड़ी धीमी हो चुकी थी, क्योंकि राक्षसी बिजली लगातार उनके कानों में गूंज रही थी। उनकी चेतना पर इसका प्रभाव ऐसा था मानो कभी भी उसे नष्ट कर सकती थी। भाई, और कितना दूर जाना है? गौरांग ने हौंफते हुए पूछा। अंशुमान ने कहा, यह आवाज़ जितनी तेज होती जा रही है उतना ही यह संकेत देती है कि जो राक्षस यहाँ मौजूद है वो बहुत भयंकर होगा। आर्यन ने दूर चमकती तीव्र रोशनी की ओर देखते हुए कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन याद रखना हम ही यहाँ अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस थंडर राक्षस को देखा है, और भी लोग होंगे। तो जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग कुछ भी मत करना, समझे? आर्यन ने उन्हें फिर से चेतावनी दी। हालांकि असली खतरा तो उस प्राचीन थंडर राक्षस से था। अपने पिछले अनुभव से आर्यन बता सकता था कि जब भी ये प्राचीन राक्षस गुस्से में आते हैं तो विनाश के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ते। उस वक्त दानुज राक्षस सैकड़ों सीलिंग जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब भी आर्यन उसे बड़ी मुश्किल से मार पाया था। पर यहाँ थंडर राक्षस पूरी तरह से मुक्त था। समझ गए? चारों ने एक साथ जवाब दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए बिजली और भी विकराल रूप से कड़कड़ने लगी। केवल बिजली की गड़गड़ाहट ही खतरनाक नहीं थी, उसके गिरने से आसपास का इलाका भी तबाह हो रहा था। तभी थोड़ी दूर जंगल के भीतर से कई भारी आवाजें गूंजी। स्वर्ग चीर फॉर्मेशन सक्रिय करो। फॉर्मेशन नंबर 1 सक्रिय। फॉर्मेशन नंबर 2 सक्रिय। फॉर्मेशन नंबर 3, 4 तारांकन 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 9 सक्रिय। हर बार जब एक फॉर्मेशन सक्रिय होती तो एक धरती हिला देने वाला कंपन होता। देखते ही देखते एक अर्धगोलाकार प्रकाश चारों ओर फैल गया, जिसने 3 किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया। इस फॉर्मेशन ने एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की जिसने चारों ओर की ऊर्जा को 9 परतों तक बढ़ा दिया। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी तेजी से नीचे उतरा और अपने हाथों से एक जटिल सील बनाने लगा। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया और उसके हाथों से एक प्रचंड शक्ति बाहर निकलने लगी। उसकी गूंजती हुई आवाज ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। स्वर्ग चीर गॉड सील। उसके हाथ से एक दैविक रोशनी निकली जो बेहद अनोखी और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। उस रोशनी के चारों ओर प्राचीन चिन्ह लिपटे हुए थे। चिन्ह दिखने में सरल थे लेकिन पहले कभी नहीं देखे गए थे। चिन्हों से लिपटी वो रोशनी फॉर्मेशन के ऊपर फैल गई और एक गोलाकार प्राचीन सील का गठन किया। तभी एक तीव्र गगनभेदी आवाज गूंजी। उसके बाद फॉर्मेशन के भीतर थंडर राक्षस का असली विशाल रूप सामने आया। उसका पूरा शरीर स्याह काले रंग का था, लेकिन वो बिजली की मोटी मोटी लहरों से चमक रहा था। उसकी खून के जैसी लाल आंखें खुली और उसने जोरदार गर्जना की। स्वर्गसार कुल के लोग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गसार के लोग अब भी जिंदा होंगे। उसकी आवाज़ किसी गरजते हुए बादल की तरह थी। साथ ही उसके शरीर की बिजली और भी प्रचंड होकर चारों ओर फैलने लगी। इसने पूरी थंडर पर्वत श्रृंखला को हिलाकर रख दिया था। वो आ गया, ये वही है, वो प्राचीन राक्षस प्रकट हो चुका है। हे भगवान, ये क्या है? क्या ये वही थंडर राक्षस है जो 1 लाख साल पहले प्रकट हुआ था? जो भी इसे हराएगा वही डीमन स्लेयर कहलाएगा। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मैं तो उसे मारने जा रहा हूँ। विशालकाय थंडर राक्षस को देखकर लोग डरे तो थे, लेकिन और ज्यादा उन्मादी भी हो गए, क्योंकि सभी डीमन स्लेयर की उपाधि प्राप्त करने के लिए आए थे। जो भी थंडर राक्षस को हराएगा वह संपूर्ण तरंग महाद्वीप का सबसे बड़ा योद्धा कहलाएगा। उसे अनगिनत संसाधन और अमर शक्ति प्राप्त होगी।
इसी लालसा ने उन्हें और भी पागल कर दिया। दूसरी ओर तन्मय की आंखें ठंडी हो गईं, वो प्रकट हो चुका है ना। फिर वो मेरा है और आर्यन, इस बार मैं तुम्हें टुकड़ों में बदल दूंगा। एक अन्य जगह पर लक्ष्य मिल चुका है। लक्ष्य की चिंता मत करो, हमारे पास सिर्फ एक मकसद है, आर्यन को खत्म करना, समझे? जी मालिक। थंडर पर्वतमाला की हवा में अब खून की गंध और हत्या का इरादा महसूस हो रहा था। मास्टर, क्या ये वही है? गौरांग ने सिर उठाकर थंडर राक्षस की ओर देखा। उसकी विशालता और खतरनाक स्वरूप को देखते हुए गौरांग का शरीर कांप उठा था। वो सचमुच बेहद खतरनाक था। केवल उसकी आभा ही एक विशाल गॉड का आभास करा रही थी। ये सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान हो और सभी इंसान उसकी दृष्टि में एक तुच्छ कीट से अधिक कुछ नहीं थे। अंशुमान ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये सच में एक राक्षस है? आखिर ऐसे राक्षस और कितने होंगे? अब समझ में आ रहा है कि अमर महल डीमन स्लेयर को ढूंढने के लिए इतना बेचैन क्यों है। ये एक अकेला थंडर राक्षसी ही पूरे नक्षत्र नगर का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तिम्रा और वेदिका भी उतनी ही चकित थी। वहीं आर्यन के मन में डर और आश्चर्य दोनों थे, लेकिन उसके मन में एक और सवाल भी था, इस थंडर राक्षस को सामने आने पर किसने मजबूर किया? ये कैसी शक्ति है? साथ ही आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस अब बेकाबू होने वाला है। आकाश में तैरते बूढ़े आदमी ने गरजते हुए कहा, तो तुम मेरे स्वर्गसार कुल के बारे में जानते हो? तो फिर जमीन पर झुको और अपने आप को समर्पित करो। समर्पित करूं? राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे चंद लोग मुझे समर्पित कराएंगे। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। उसके शरीर से बिजली की लहरें और तेजी से फैलने लगीं। उसने गरज कर कहा, तूफानी बिजली। अचानक उसके शरीर से बिजली के हजारों झटके तूफानी रूप में निकले और सीधे फॉर्मेशन से जा टकराए। लेकिन बूढ़ा आदमी शांत खड़ा था। उसने फॉर्मेशन की ओर देखते हुए कहा, यह फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और ऐसा ही हुआ। थंडर राक्षस के तूफानी बिजली हमले ने फॉर्मेशन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस पर खरोंच तक नहीं आई थी। थंडर राक्षस ने चौंकते हुए कहा, स्वर्गसार कुल सच में बेहद अनोखी शक्ति रखता है। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव करवाता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाते हुए कहा, भागो। उसने वेदिका का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। उनके पीछे पीछे अंशुमान और गौरांग भी तुरंत दौड़ पड़े। तिम्रा अभी भी अपनी जगह जमी खड़ी थी, लेकिन गौरांग ने पलटकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए तेजी से भागने लगा। तुम भाग क्यों नहीं रही? जल्दी भागो। उसी समय थंडर राक्षस ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसकी मांसपेशियां दोगुनी हो गईं और उसके शरीर से बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। उसने जमीन में अपना एक हाथ घुसाया और जोर से दहाड़ा, थंडर हथौड़ा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।